हेलो गाइस, मैं पुनीत राजपूत फिर से हाजिर हूँ आपकी मैथ्स को लेकर। तो हमारा मोटिव केवल मैथ्स को पढ़ना ही नहीं बल्कि उसके साथ खेलना भी है, ये आपको पता ही होगा। तो हमें अपना ये जो चैप्टर है कंप्लीट करना है और वो भी इसको खेलते खेलते। ठीक है। तो गाइस, हम अपने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ पहले जाकर उन वीडियोस में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो गाइस, अगर आप पिछले वीडियोस को देखते हैं और वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो आई होप आप इस चैप्टर के साथ अलग ही लेवल पर खेलने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारी आज एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन हमको करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। तो देखो, हमारे पास कुछ इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है, उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 140 हम फैक्टर करेंगे। तो जब हमने 140 में 2 से डिवाइड लगाया तो 70 टाइम गया, फिर 2 से लगाया 35 टाइम, फिर 5 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। तो इसके जो फैक्टर है वो क्या है? 2 की पावर 2, 5 और 7। तो गाइस, हमने देखा कि 140 के जो फैक्टर आए वो क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यही इसका क्या है, इसको हमने इसके अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 2, 5 और 7 है अभाज्य गुणनखंड है और यहाँ पे हमने इसको व्यक्त कर दिया। सेम जब हम 156 का करेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर क्या आएंगे बच्चों? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गया। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 3825 को जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका तो देखते हैं कि 2 से तो डिवाइड जाएगा नहीं क्योंकि पीछे क्या है बच्चों? विषम है। तो 3 से लेके देखते हैं। तो 3 से जब हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये चला जाएगा और वो भी कितने टाइम जाएगा? 1275 टाइम चला जाएगा। तो फिर अगेन हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड लगाएंगे और फिर 3 से डिवाइड लगाने के बाद ये जो डिवाइड है कितने टाइम जाएगा? 425 टाइम। अब 425 टाइम जाने के बाद ये 3 से नहीं जाएगा, इसलिए हम इसमें किससे डिवाइड लगाएंगे? 5 से लगाने के बाद फिर 5 से लगाएंगे और फिर 17 से, जिससे इसके फैक्टर जो है हमारे पास क्या आ जाएंगे बच्चों? 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 इंटू 23, जो हम पिछले लेक्चर्स में भी सीख चुके हैं कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या करते हैं? नेक्स्ट है हमारे पास 5005। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 5 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1001। फिर अगर हम 7 से डिवाइड दें, बच्चों 7 से क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम 3 से डिवाइड दे के देख सकते हैं नहीं जाएगा, और 5 से इसमें जाएगा नहीं, और 2, 4 से इसमें जाएगा नहीं क्योंकि ये पीछे जो नंबर आ रहा है वो कैसा आ रहा है बच्चों? एक विषम आ रहा है, इसीलिए इसमें विषम संख्या से ही डिवाइड जाएगा। तो हमने जब 7 से डिवाइड लगाया तो 143 टाइम चला गया। फिर इसमें हम डिवाइड लगाएंगे 7 से नहीं जाएगा, 9 से लगाएंगे नहीं जाएगा, तो फिर हमें किससे लगाना पड़ेगा? 11 से। वो कितने टाइम जाएगा? फिर 13 टाइम, और फिर 13 से लगाएंगे और ये हो जाएगा 1। इसके फैक्टर हो जाएंगे 5, 7, 11, 13। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके जितने भी फैक्टर है वो सारे अलग अलग हैं, सेम नहीं है कोई भी। जैसा पिछले में था कि यहाँ पे 3 तो 2 बार था तो ये 3 की पावर 2 हो गया था, लेकिन इस वाले में कोई भी जो फैक्टर है वो सेम नहीं है, सारे डिफरेंट हैं। ठीक है।
और हम इसके पाँचवें पार्ट की भी बात कर लेते हैं। जो पाँचवा पार्ट है वो क्या करें, 7429, इसके भी हमें फैक्टर करने हैं। तो जब हम 7429 के फैक्टर करेंगे तो बच्चों ये हमें खुद से आइडिया लगाना होता है कि इसमें किससे डिवाइड जाएगा। तो हम इसमें दे के देखते हैं। जैसे हमने पहले 3 से लगाया, नहीं गया, 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से किया, 9 से किया, 11 से किया, जब नहीं गया ना बच्चों तभी हमने इससे क्या किया, 17 से लगाया और इसमें डिवाइड चला गया। 17 से लगाने के बाद ये डिवाइड गया 437 टाइम। फिर हमने इसमें 17 से लगाया, नहीं जा रहा था, फिर हमने किससे लगाया, 19 से, और 23 टाइम चला गया। और 23 में आप क्या करेंगे, 23 से ही डिवाइड लगा देंगे और ये क्या आ जाएगा 1। तो इसके जो फैक्टर आएंगे बच्चों वो क्या आएंगे, 17, 19 और 23। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि हमें कैसे करना होता है, और इस बार हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, निम्नलिखित मतलब जो नीचे युग्म दिए गए हैं ना उनकी बात कर रहा है, कि निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। क्या कह रहा है बच्चों कि नीचे जो हमें पेयर दिए गए हैं, जो युग्म दिए गए हैं, उनके हमें HCF और LCM ज्ञात करने, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमने पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूला देखा था कि दो संख्याओं का HCF और उनके LCM का गुणनफल जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है, लेकिन यहाँ पे हमें इसकी जांच करनी है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलो हम इसके पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमारे पास 26 और 91 है, इसके हमें HCF और LCM निकाल लें। उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि इन दोनों का जो मल्टीपल है वो इन दोनों के HCF और LCM के मल्टीपल के बराबर है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से इन दोनों के फैक्टर निकालेंगे और HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। तो हम जब 26 के फैक्टर करेंगे बच्चों तो 2 से डिवाइड लगाएंगे 13 टाइम और 13 से लगाएंगे 1 टाइम। तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो हो जाएंगे 2 इंटू 13। क्लियर है। फिर जैसे ही हम 91 के फैक्टर करेंगे तो 7 से डिवाइड लगाएंगे और 7 से लगाने के बाद ये जाएगा 13 टाइम, फिर 13 से डिवाइड लगाएंगे और ये हो जाएगा 1। तो जब 91 के जो हमने फैक्टर देखे वो क्या रहे, 7 और 13। तो बच्चों HCF क्या है, HCF हमने देखा है कि जो फैक्टर में जो कॉमन होता है फैक्टर्स में, जब दो नंबर्स के फैक्टर में दो या दो से अधिक भी होंगे तो भी यही चलेगा कि उनके जो फैक्टर होते हैं उनमें कॉमन वाले फैक्टर हमें देखने होते हैं। कॉमन जैसे यहाँ पे 13 है और कॉमन वाले की जो फैक्टर है उसकी हमें न्यूनतम पावर लेनी होती है, न्यूनतम घात लेनी होती है। जैसे यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है और यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे न्यूनतम इसकी 13 की पावर कॉमन वाले की 1 ही है। तो यहाँ पे जो 13 है वो इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर हम बात करें इनके LCM की तो LCM क्या होगा, हम जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं और जो कॉमन नहीं भी होता उनके मल्टीपल को भी ले लेते हैं और उन सबका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 13 है वो कॉमन था वो भी लिया, 2 कॉमन नहीं था वो भी लिया, 7 कॉमन नहीं था वो भी लिया और तीनों को कर दिया मल्टीप्लाई। तो कितना आया बच्चों, 182। तो LCM इनका हो गया क्या, 182, HCF 13। अब हमें ये जांच करनी है कि 26 और 91, 26 और 91 का जो LCM और HCF का मल्टीपल है वो इन दोनों संख्याओं के मल्टीपल के बराबर है, ये हमें दिखाना है। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने इनका जो HCF निकाला था 13 और LCM निकाला था 182। ठीक है, इनका मल्टीपल किया। जब हम HCF और LCM का मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 और 182। इनका मल्टीपल किया तो क्या आ गया, 2366। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल किया 96 और 91 का। तो ये भी क्या है, जब हमने 96 और 91 का मल्टीप्लाई किया
तो ये भी क्या आया 2366। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई किया, वो भी ये आया, और जब दोनों संख्याओं का ओनली मल्टीप्लाई किया तब भी यही आया। तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो मल्टीपल होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसकी, अपने सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। वो क्या है देखते हैं। तो ये है हमारे पास 510 और 92। 510 और 92 का हमें करना क्या है, हमें इनके भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं और जांच करनी है कि ये दोनों क्या है, इन दोनों का मल्टीपल जो है वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर है। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जब हमने 510 के फैक्टर करें, 2 से डिवाइड लगाना स्टार्ट किया, 255 बार चला गया, फिर 3 से लगाया, 85 बार गया, 5 से लगाया, 17 बार गया, फिर 17 से लगाया तो एक बार। तो इसके फैक्टर जो है वो क्या हो गए, हमने देखा 510 के फैक्टर आ गए 2 × 3 × 5 × 17। ये इसके क्या आ गए, फैक्टर गुणनखंड आ गए। फिर हम जब 92 की बात करेंगे तो हमने इसके देखा 92 में 2 से डिवाइड लगाया 46 टाइम, फिर 2 से 23 टाइम, फिर 23 से लगा दिया और ये चला गया 1 टाइम। तो जब इसके फैक्टर आ गया है 2 × 2 × 23, तो 510 और 92 गुणनखंड यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें इनका करना क्या है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, उसके बाद इसकी जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इनकी जांच और निकालते हैं इनके एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में बता चुका हूँ कि इन दोनों में वो न्यूनतम पावर, मतलब पहले हमें देखना है कि कॉमन कौन है, उभयनिष्ठ कौन है, उभयनिष्ठ देखना है, उसके बाद उस उभयनिष्ठ की न्यूनतम पावर लेनी है। तो जैसे हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, कॉमन भी यहाँ पे क्या है 2 है। अब मैं अगर दोनों में से बात करूँ तो दोनों में न्यूनतम पावर कौन सी है, दोनों में सेम ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यही पेयर जो है वो लेना पड़ेगा, मतलब यही हमें लेना पड़ेगा कि 2 की घात जो 1 है वही हमारा इनका क्या होगा एचसीएफ, और 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है, मतलब 2। तो एचसीएफ इन दोनों का क्या जाएगा 2। क्लियर है? और जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो जो कॉमन होता है उसकी तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उनको भी लेके सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे क्या था, कॉमन था, हमने ले लिया, और जब 2 कॉमन था वो हमने ले लिया, लेकिन 2 की पावर कितनी थी, 2 थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 92 के गुणनखंड है यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2 है, जिसको हमने 2 × 2 के रूप में लिखा हुआ है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 की पावर कितना आएगा, यही वाला कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आया हुआ है 2 × 2, फिर 23, 3, 5, 17। जब हमने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने का तरीका हम खुद से ही सीख सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, पहले मैंने किया 2 दूनी 4, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया 4 हो गया, फिर 4 का मल्टीप्लाई मैंने किया 3 से 12 हो गया, और 12 का मल्टीप्लाई 5 से, तो ये कितना हो गया 60। ठीक है, फिर मैंने 23 को एज इट इज उतार लिया और 17 को एज इट इज उतार लिया। तो अगर हम बात करें इसकी जांच की, जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया और इनके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 46920। जब हमने इन दोनों का मल्टीपल किया तो क्या आया 46920, और जब हमने इनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल किया तो वो क्या आया, वो भी यही आया 46920। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है, दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल है वो आरएचएस है, और दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल है वो एलएचएस है, तो दोनों कैसे आए, सेम आए। तो हम कह सकते हैं कि आरएचएस और एलएचएस दोनों कैसे आए, सेम आ गए। यहाँ पे इसकी जांच हो गई। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये आप खुद करेंगे, क्योंकि दो क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं, तो ये आप खुद कर सकते हैं। तो प्लीज़
इसको ट्राई करना और ये आपसे हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम पिछले लेक्चर्स में बहुत आसान तरीके से हम सीख चुके हैं कि इनके HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। हमें इन तीनों के क्या निकालने हैं, HCF और LCM। तो 12 के हमने फैक्टर कर लिए, ये आ गए। ये हमने 15 का फैक्टर करिए और यहाँ पे 21 के। तो जब हमने 12 के फैक्टर किए तो यहाँ पे क्या आया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। और जब हमने 15 के फैक्टर किए 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 21 के फैक्टर में आया 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो HCF क्या होता है बच्चों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात। यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या है, केवल 3 है और इसकी न्यूनतम पावर भी कितनी है, 1 है। तो 3 की न्यूनतम पावर 1, तो यहाँ पे 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। मतलब 12, 15 और 21 का HCF 3 हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम इसके LCM की बात करेंगे तो LCM क्या होता है, पहले हम काफ़ी बार पढ़ चुके कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात तथा अन्य का गुणनफल ही हमारा LCM कहलाता है। मतलब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात तथा अन्य का गुणनफल। एग्जाम्पल, तो हमारे पास ये क्वेश्चन ही है, इसको करते हैं। हमने देखा कि 12, 15 और 21 के फैक्टर में उभयनिष्ठ क्या था, उभयनिष्ठ था 3। तो इसकी हाईएस्ट पावर भी 1 ही है, तो हमने इसको तो कॉमन ले ही लिया, 3 ले लिया। लेकिन जो कॉमन नहीं भी थे, जैसे 2 की पावर 2, 5 और 7, उनको भी लिया और उन सबका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। तो ये क्या आ गया, इनका LCM। ठीक है। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो रहा कि ये सब हम कैसे कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने इसको आराम से डिस्कस किया है, तो आप ज़रूर पिछले लेक्चर्स को पहले देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको आराम से समझ में आएगी। और वैसे भी मैं इसको पूरा क्लियर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप इस वाले को भी खुद से करेंगे और इस वाले को भी खुद से करेंगे। क्लियर है गाइस। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 हमसे क्या कह रहा है, हमें दिया गया है 2 संख्याएं हैं हमारे पास, 306 और 657। 306 और 657 का हमें HCF दिया गया है और हमें इसका क्या निकालना है, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो निकाल देंगे बहुत आसानी से, क्योंकि हमें पता है पिछले लेक्चर्स में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 संख्याओं का HCF और LCM दोनों का मल्टीपल बराबर किसके होता है, दोनों संख्याओं के मल्टीपल के। अगर हमें उनमें से LCM को निकालना हो तो हम इस HCF को कहाँ भेज सकते हैं, इसके डिवाइड में भेज सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, HCF को इसके डिवाइड में भेज दिया है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल LCM बचेगा, ये ना, और ये इसके डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया A इंटू बी अपॉन HCF ऑफ AB। ठीक है, तो हमें निकालना है, इस फॉर्मूले रख के आराम से निकाल सकते हैं कि हमें 306 और 657 का LCM निकालना है। तो हमने क्या किया, 306 और 657 का मल्टीप्लाई, और इसमें डिवाइड किसका देना था, इन दोनों के HCF का। और इनका HCF हमने क्या निकाला, इसका HCF हमें दे ही रखा है 9, जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली रख दिया। जब हम 9 से डिवाइड लगाएंगे तो इसमें कितने टाइम जाएगा, 73 टाइम। तो ये क्या जाएगा, फिर जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आराम से। तो ये क्या जाएगा, 22, 33, 8, मतलब 22,338। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था, अब भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, क्या करना है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बच्चों
हमने पिछले लेक्चर्स में इसको अच्छी तरह से डिस्कस किया था और उसमें क्या पढ़ा था कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें कम से कम एक पेयर 5 और 2 का होना ज़रूरी है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने 6 की पावर n के फैक्टर किए तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 3 और उसकी पावर क्या थी n, तो इनकी पावर क्या होगी n होगी। और हम इस पावर को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं कि ये दोनों किस में थे मल्टीपल में। तो यहाँ पे 2 की पावर भी n और 3 की पावर भी n। यहाँ हम देखते हैं कि 6 की पावर n के जो फैक्टर आए वो क्या है 2 की पावर n और 3 की पावर n। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे n का मान, कोई भी नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से स्टार्ट जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। अगर हम यहाँ पे n का मान 1 से लेके कुछ भी रखें तब भी यहाँ पे इसमें 2 और 5, 2 तो यहाँ पे मिल जाएगा लेकिन 5 यहाँ पे नहीं आने वाला है इसके फैक्टर में। तो मतलब 2 और 5 का जो पेयर है वो इसमें नहीं बनने वाला। हम क्या कह सकते हैं 6 की पावर n में 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा। और जब 2 और 5 का पेयर ही नहीं बनेगा तो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप इसको समझ लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और भी इजी है। क्या है कि देखो हमारे पास 2 संख्याएं दी गई हैं, किस टाइप की हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं कि 7 × 11 × 13 + 13 एक ये संख्या है और दूसरी संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। मतलब इनको मल्टीप्लाई में प्लस के साथ इसको भी रखा गया है 13 को, वैसे ही इन सबको मल्टीप्लाई में और प्लस में 5 को रखा गया है। तो बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं कि देखो ये इसके 2 टर्म हो गए, पहला टर्म और दूसरा टर्म। तो इस संख्या में हम क्या कर सकते हैं 13 को कॉमन उभयनिष्ठ ले सकते हैं। जब हम 13 को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 13 को उभयनिष्ठ लेने पे आ जाएगा 7 × 11 + 1, क्योंकि यहाँ पे क्या बच रहा है जब हम 13 को ले लेंगे तो 7 × 11 और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद 13 को क्या आ जाएगा 7 × 11 + 1। वैसे ही हम क्या करेंगे बच्चों इस संख्या से 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 को कॉमन लेने के बाद ये संख्या जो 5 के अलावा बची है प्लस यहाँ से हमने 5 को कॉमन ले लिया तो इसके लिए क्या बचेगा 1। ठीक है, तो हमने देखा कि इस संख्या में 13 इसका गुणनखंड आ गया क्योंकि ये गुणा में है और इस संख्या में 5 इसका गुणनखंड आ गया। तो गाइस जब गुणनखंड कुछ आ जाता है इसका मतलब ये है कि ये इससे डिवाइडेबल होगा। मतलब ये वाली संख्या 5 से भाज्य होगी और ये वाली संख्या 13 से भाज्य होगी। अब जब ये संख्या भाज्य है तो हम तो दिखा ही चुके हैं कि ये 5 से भाज्य है और ये 13 से भाज्य है। और वो यही कह रहा था कि हमें दिखाना है कि ये संख्या कैसी हैं भाज्य हैं। हम शो कर चुके हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये वाली और ये वाली कैसी हैं, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है गाइस? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत आराम से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, क्वेश्चन जिनको हमें समझने के लिए बहुत कुछ होता है। सॉल्व करने के लिए अगर हम इसको करें तो ये मैक्सिमम 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें इसको समझना भी है और समझाना भी है। तो इसको हम आराम से करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो आपने देखा होगा जो प्लेग्राउंड होते हैं उनमें सर्कुलर एक पाथ बनाया जाता है। ठीक है, जिस पे क्या करते हैं दौड़ा जाता है, रनिंग वगैरह की जाती है या जॉगिंग की जाती है। आपने कभी देखा हो तो उसी टाइप का ये मैदान है जहाँ पे एक वृत्ताकार पथ लगा हुआ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, मतलब जो वृत्ताकार पथ है ना, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने 12 मिनट लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रवि तो फास्ट है किससे, सोनिया से, क्योंकि रवि को 12 मिनट ही लग रहे हैं और सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया
कि रवि फास्ट है किससे, सोनिया से। और हम आगे देखते हैं कि मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, और ठीक है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों वो ये कह रहा है कि अगर वो एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं एक ही साइड में, है ना, जैसे मान लो ये जो हमारे पास एक सर्कुलर ग्राउंड है ना, और ये जो हमने स्टार से दिखा दिया किसको, सोनिया को, और इस ओ से दिखा दिया किसको, रवि को। तो ये दोनों एक ही पॉइंट पर है ना, और यहीं से स्टार्ट करते हैं एक ही साइड में। मान लो इस डायरेक्शन में ये चलना स्टार्ट कर रहे हैं, दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सोनिया है वो एक चक्कर 18 घंटे में लगाएगी, 18 मिनट में लगाएगी, और जो रवि है वो एक चक्कर 12 मिनट में लगाएगा। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है कि वो दोनों कब आके मिलने वाले हैं। अगर हम ऐसे ही इसको ज्ञात करें तो हमें क्या पता कब कितने चक्कर बाद मिल ही जाएगी, कुछ ना कुछ देर बाद। लेकिन हमें इसको मैथमेटिकली तरीके से करना है, और इसका एक सॉल्यूशन भी है, वो हम देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि माना x चक्कर बाद रवि सोनिया से मिलेगा। जो रवि है वो x चक्कर लगाने पर क्या होगा, सोनिया से मिलेगा, ये हमने मान लिया। अब हमें एक बात पता है कि रवि एक चक्कर में तो कितने मिनट लेता है, 12, तो x चक्कर में कितने लेगा, 12x लेगा। तो हमें ये पता चल गया कि रवि ने जो टाइम लिया है उससे मिलने में, मतलब रनिंग करते हुए मिलने में, तो वो क्या आया, 12x। ठीक है, मिलना मतलब ये वाला मिलना है कि उसी पॉइंट पर आके कब मिला है ना, उस मिलने की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि रवि x चक्कर में उसके पास जाके मिलता है। ठीक है, तो हमने कह दिया कि रवि जो टाइम लेगा वो क्या होगा, 12x। इसी प्रकार अगर हम ये कहें कि y चक्कर बाद सोनिया रवि से मिलेगी, तब हम क्या कहेंगे कि तब जो लिया गया समय होगा वो क्या होगा, 18y। एक बात बताओ आप लोग मुझे कि रवि यहाँ से चलेगा, सोनिया यहाँ से चलेगी, तो वो हो सकता है कि सोनिया रवि से पीछे रह ही जाएगी, ये तो हमें पता है क्योंकि रवि यहाँ पे फास्ट है। लेकिन अगर वो इस पॉइंट पे आके मिलते हैं, इस पॉइंट पे आके दोनों, तो उनके द्वारा लिया गया टाइम तो सेम ही होगा ना। हाँ, ये हो सकता है कि रवि एक राउंड ज़्यादा मार जाए, दो राउंड ज़्यादा लगा जाए, है ना, और वो थोड़ा पीछे रह जाए, मतलब राउंड कम हो, लेकिन टाइम तो दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों द्वारा लिया गया जो टाइम जो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो रवि द्वारा टाइम ये लिया गया है और सोनिया द्वारा टाइम ये लिया गया है, ये दोनों कैसा होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि देखो अब जो टाइम है वो क्या है, वो ही हमसे पूछा गया है कि कितने समय बाद वो मिलेंगे, और वो इतने समय बाद, मतलब इतने समय बाद मिलेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा वो या तो मतलब 12 का भी मल्टीपल होगा और 18 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि देख रहे हैं हम कि उसके जो टाइम है उसके फैक्टर में क्या आ रहा है, 12 भी आ रहा है और 18 भी आ रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया कि वो जो होगा उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 12 और 18 तो होगा, मतलब वो 12 और 18 का मल्टीपल तो होगा ही। अगर हमें यहाँ पे एक चीज़ और देखें, क्या कि वो ये कह रहा है कि एक चक्कर लगाने के बाद, ऐसा नहीं है कि वो एक बार एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे मिल गया फिर दोबारा, क्योंकि ऐसा तो कई बार हो सकता है ना। तो वो ये कह रहा है कि ये एक चक्कर लगाने के बाद अगले टर्न पर ही कब मिलेगा। तो ये हमें यहाँ से आइडिया लग रहा है कि ये जो हमें निकालना है ना, इनका जो न्यूनतम मान भी निकालना है, वो जो टाइम है उसका न्यूनतम मान भी निकालना है। तो बच्चों हमने ये तो सीखा ही है कि अभाज्य गुणनखंड और उनका न्यूनतम मान क्या होता है, LCM होता है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमें 12 और 18 का क्या निकालना है, LCM, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि सोनिया और रवि एक दूसरे को उस प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलते हैं। क्लियर है। तो 12 के फैक्टर हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, और 18 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन 2 भी है और 3 भी है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, LCM में हम कॉमन वो लेते हैं जिनकी पावर हाईएस्ट होती है। तो यहाँ 2 की पावर
हाईएस्ट कौन से वाले में है, ये वाले में, तो हमने यहाँ ले लिया 2 की पावर 2, और यहाँ पे भी 3 तो कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 2, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया 3 की पावर 2। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 मिनट। तो इसका मतलब कि रवि और सोनिया एक दूसरे को उस प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे।